साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के टॉपिक में हम जैसे कि सेल सिग्नलिंग पार्ट को स्टार्ट किए थे, वहाँ के हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन को आपको कवर कर दिया था कि कैसे सिग्नलिंग होती है, कैसे-कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेल सिग्नलिंग कैसे रेगुलेट होता है। तो बेसिकली जैसे कि क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपके स्टिमुलस होंगे वो रिसेप्टर पर आकर बाइंड करते हैं और वो फर्दर अपने रिस्पॉन्स को देते हैं। बट यहाँ पर हमको ये चीज़ समझनी है कि बार-बार अगर मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल सेल्स पर आकर बाइंड किया है और फिर अगर वो रिसेप्टर वहाँ पे रहता है और दूसरे मॉलिक्यूल आके बाइंड करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी होने लगेगी, मतलब ग्रोथ। अगर मान लीजिए कि वो सिग्नल ग्रोथ का है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएँगे। तो इन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या जब तक एक प्रोसेस हो रही है, उसको कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उसमें फर्दर एक्टिविटी ना हो, इसके लिए क्या होता है कि एक वहाँ पे चेकआउट होना बहुत आवश्यक है। इट्स मीन कि वहाँ पे मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको सेंसिटाइज़ कर दिया जाता है, डिसेंसिटाइज़ कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो डिसेंसिटाइज़्ड कर दिया जाता है, जिससे वो फर्दर उस मॉलिक्यूल पर ना बाइंड कर सकें। तो अब यहाँ पर इस तरीके के होने के 5 तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर 5 तरीके हो सकते हैं। तो बेसिकली जो सेल्स इस्तेमाल करते हैं, या तो ये हो सकता है कि रिसेप्टर प्रोटीन जो आपका होता है, जब उसपे सिग्नल बाइंड करता है, तो उसके बाद वो पूरा ही मॉलिक्यूल जो होता है, वो एंडोसोम में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब टेम्परेरी क्या होता है कि वो मतलब प्लाज़्मा मेम्ब्रेन से हट जाएगा और वो एंडोसोम में आ जाएगा, जिससे फर्दर कोई भी मॉलिक्यूल उसपे नहीं बाइंड कर पाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? दूसरा क्या प्रोसेस होता है, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन आप जानते ही हैं, किसी चीज़ का डाउन रेगुलेशन मतलब उस चीज़ को खत्म कर देना या उसको इन्हिबिट कर देना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही रिसेप्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पे बाइंड करता है, वो अंदर की तरफ आएगा, एंडोसोम में आएगा और यहाँ पर उसका जब आप ये प्रोसेस जानते हैं, एंडोसोम के बाद वो लाइसोसोम से फ्यूज़ करता है, जिससे फ़ैगोलाइसोसोम बनता है। और चूँकि मैंने यहाँ पे आपको ये बात नोटिस कराई थी अपने पिछले वीडियो में कि लाइसोसोम का जो एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच यहाँ पे कितना होता है, 5.5 होता है, जिससे क्या होता है कि उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, जिससे कि फर्दर यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आके नहीं बाइंड कर पाएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर दिया जाए। इट्स मीन कि जैसे ही वहाँ पे वो बाइंड करेगा, उसके बाद फर्दर कोई भी मॉलिक्यूल इस पे आके बाइंड करेगा, तो ये एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। अब जो चौथा तरीका है, वो क्या होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। मान लीजिए कि ये रिसेप्टर पे आके ये बाइंड करता है और यहाँ पे कोई एक प्रोटीन था जो एक्टिव हो रहा था। तो अब ये प्रोटीन केवल एक बार ही एक्टिव होगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक तरीका ये हो सकता है। और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है, वो प्रोडक्शन ऑफ इन्हिबिटरी प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ एक बार एक्टिव होने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे इन्हिबिटर प्रोटीन होते हैं जो फर्दर बाइंड कर जाते हैं सेल की सरफेस के रिसेप्टर पर। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के बारे में समझ ली हैं। आज हमने यहाँ पे एक पॉइंट को और कवर किया गया है कि कैसे यहाँ पे यूनिकनेस बनी रहती है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं, जब वो अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वो फर्दर किसी और रिसेप्टर या वही रिसेप्टर या किसी और स्टिमुलस से बाइंड करके वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना कर दे। इस वजह से क्या होता है कि उन रिसेप्टर्स को खत्म कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये स्टोरी यहाँ पर आपको समझ आई होगी। अब हम जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो आपका थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और अगर आपको कोई भी जगह पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका फर्दर देख सकें। तो अब हम जो यहाँ पे चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं, वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो बेसिकली आपने इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट और बहुत सारी बातें मैंने आपको कुछ अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं आपके। और यहाँ पे आपको याद रखने होंगे कि बेसिकली इसमें कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एंड लोकल मीडिएटर्स होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। और बेसिकली ये जो होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी, ये रिसेप्टर्स के तरीके काम करते हैं। मतलब जो भी मॉलिक्यूल आपके, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि
मतलब देखने के लिए, स्मेल करने के लिए या टेस्ट करने के लिए जो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो सिग्नलिंग होती है, वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से होती है। बाकी जो आपको मेन बात यहाँ पे याद रखनी है कि इसके जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो आपका एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन जो कि आपका इस मतलब जो आपका स्ट्रेस हार्मोन आप बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज़ होता है। ये चीज़ें होपफुली आपको पता होगा। इसके अलावा एसिटिलकोलिन जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में इसको बता रखा है, न्यूरोट्रांसमीटर फैमिली में आता है और इसके अलावा सेरोटोनिन। तो ये सारी बातें आप इनके एग्ज़ाम्पल्स में याद रखेंगे। बेसिकली क्या होता है, सभी जीपीसीआर जो होते हैं उनका एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये आपके सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, जो कि लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसको 7 टाइम्स, ये आप याद रखेंगे, 7 टाइम्स इसको क्रॉस करती है। और इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि जब आप इसके नोमेनक्लेचर देखेंगे, बाकी जो मैं फर्दर वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ पे मैं इस चीज़ को डिटेल में कवर कर दूँगा। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ था कि इनको हम सर्पेंटिन रिसेप्टर बोलते हैं, बिकॉज़ ये जो अपीयरेंस आता है, ये एक स्नेक के तरीके होता है और इसलिए हम इसको सर्पेंटिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और यहीं पर आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप लोग जो है ना, अगर आप मेरे इस प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ये आप प्लीज़ इन सब चीज़ों की जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, वो आप उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको फ़र्दर वो किस रूप में एग्ज़ाम में आएगा ना, आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा जब आपके सामने आएगा। तो इस वजह से आप इस चीज़ों को नोट डाउन करते रहें, बिकॉज़ अभी मेरे सिस्टम में कुछ अभी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मैं हर लेक्चर्स में नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी आप जो भी मेरी इम्पोर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हम कहाँ पर थे? तो 7 टाइम ये रिपीट होता है, सर्पेंटिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोपैथी प्लॉट्स पढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि जब ये 7 टाइम रिपीट्स होता है, तो हाइड्रोपैथी प्लॉट्स का जो फिगर आता है, वहाँ पे 7 पीक्स आते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। होपफुली मैं आने वाले वीडियो में हाइड्रोपैथी प्लॉट्स भी कवर कर दूँगा। तो जीपीसीआर के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा रोडोप्सिन जो आपकी लाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स होती हैं, ये आपके आई में होती है, जो कि वर्टिब्रेट्स की आई में पाई जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, तो ये जो सारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपका जीपीसीआर रिसेप्टर होता है। अब हम इसके बारे में आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस है, ये आपका साइटोसॉल है, ठीक है? और यहाँ पर जो ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो प्रोटीन है, ये 7 टाइम्स जो है, वो इसको क्रॉस करती है। तो इसलिए हम इसको सर्पेंटिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। अगर हम इसके बारे में जो बात करते हैं, तो जी प्रोटीन जीपीसीआर से जो होता है, वो यहाँ पे एक ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं। ट्राइमेरिक का मतलब कि इसमें 3 सब यूनिट्स होती हैं, जो आप अभी आगे देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो 3 सब यूनिट्स होती हैं, वो आपकी अल्फा, बीटा, गामा होती हैं, जो कि अनस्टिम्युलेटेड कंडीशन में जो आपकी अल्फा सब यूनिट होती है, वो जीडीपी से बाउंड होती है। जिससे क्या होता है, जब ये जीडीपी से बाउंड होगा, तो जी प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में होता है और जैसे ही ये जीटीपी से बाउंड होता है, ये पूरे इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा कि जैसे ही ये अल्फ़ा सब यूनिट माफ़ कीजिएगा, जैसे कि ये जीटीपी से बाइंड होता है, वैसे ही अल्फ़ा सब यूनिट डिसोशिएट हो जाता है और ये मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे एंड फर्दर मैं नेक्स्ट पेज पर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जी प्रोटीन का, जैसे कि ये जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है कि जी प्रोटीन जो होती है, ये आपके 3 सब यूनिट होते हैं। इस बात को आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा कि अल्फ़ा सब यूनिट होती है, बीटा सब यूनिट होती है, गामा सब यूनिट होती है। जब ये इनएक्टिव स्टेज में होता है, तब ये आपका जीडीपी से बाउंड होता है और अल्फ़ा यूनिट जो होती है वो जीडीपी से बाउंड होती है। तो जब ये एक्टिव होता है, तब ये डिसोशिएट होते हैं। इसके अलावा जब ये डिसोशिएट होते हैं, तो जो ये सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे हमने आपको बताया है कि जो भी आपके फर्स्ट मैसेंजर होता है, वो आपके हार्मोन्स होते हैं, जो सिग्नल्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपके फर्स्ट मैसेंजर होते हैं और जो साइक्लिक जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, वो बाद में जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर साइक्लिक एएमपी के थ्रू ये काम करते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। तो होता क्या है कि साइक्लिक एएमपी जो होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर का सीधे नाम पूछा जाता है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है वो साइक्लिक एएमपी होता है। तो ये क्या करता है, जब ये एक्टिव होता है, साइक्लिक एएमपी ही
जो होता है वो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। बेसिकली ये बनते कैसे हैं, तो ये प्रोसेस भी आप याद रखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइक्लिक एमपी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एटीपी। एटीपी से इसकी सिंथेसिस होती है। यहाँ पर जो एंजाइम इसमें काम करता है वो एडेनाइल साइक्लेज़ होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये जो होता है सेल में कंटीन्यूअसली डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है। तो चूँकि यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेज़ है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। बेसिकली अब हम यहाँ पर इस फिगर को यहाँ से समझते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे 7 टाइम्स ये जीपीसीआर रिपीट होंगे। यहाँ पे आपकी जी प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव कंडीशन में यहाँ पे पड़ी हुई है, राइट? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनएक्टिव कंडीशन में है, अल्फ़ा जो है वो जीडीपी से बाउंड है, ये बीटा गामा सब यूनिट्स हैं। इनएक्टिव यहाँ पे है, जैसे ही यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद क्या होता है कि अल्फ़ा सब यूनिट जो होती है वो डिसोसिएट हो जाती है और जीडीपी जो होता है वो रिमूव हो जाएगा और जीटीपी आके यहाँ पे बाउंड करेगा। तो जीटीपी जैसे ही यहाँ पे बाइंड करता है, तो आप ये इस लास्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि बीटा गामा डिसोसिएट हो जाते हैं और अल्फ़ा सब यूनिट जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और ये फर्दर अपना रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज़ है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये जीपीसीआर की फैमिली होती है, वो कुछ स्टिम्युलेटरी टाइप के होते हैं और कुछ इन्हिबिटरी प्रोटीन्स होती है। जैसे कि इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि मैनी एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल वर्क बाय इंक्रीजिंग साइक्लिक एएमपी, मतलब ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा इनसाइड द सेल। दीस सिग्नल एक्टिवेट जीपीसीआरस दैट आर कपल्ड टू स्टिम्युलेटरी जी प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिवेट करेंगे, राइट? इसके बाद एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट यहाँ पर जो होगा जो कि बाइंड करेगा एंड देयरबाय एक्टिवेट एडेनाइल साइक्लेज़ को एक्टिव करेगा। एडेनाइल साइक्लेज़ ही होगा जो कि साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं साइक्लिक एएमपी के लेवल को, जिनको हम इन्हिबिटरी जी प्रोटीन्स कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। बोथ जीएस एंड जीआई आर टारगेट फॉर मेडिसिनली इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल टॉक्सिन के केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका जो कॉलरा टॉक्सिन्स होता है, ये विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो एक एंजाइम होता है जो कैटालाइज़ करता है ट्रांसफर ऑफ एडीपी राइबोस को एनएडी प्लस से अल्फा सब यूनिट पर। तो यहाँ पे इसके एक्टिवेशन के लिए एडीपी राइबोसाइलेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। दिस एडीपी राइबोसाइलेशन अल्टर द अल्फा सब यूनिट सो दैट इट कैन नो लॉन्गर हाइड्रोलाइज़ इट बाउंड जीटीपी। जिससे क्या होता है कि ये जीटीपी कंडीशन में ही रहता है और हमेशा ये एक्टिव रहता है। जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिजल्टिंग प्रोलॉन्ग्ड एलिवेशन, जिससे क्या होगा जब जी प्रोटीन हमेशा एक्टिव रहेगा तो आपका क्या होगा साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 सेकंड। साइक्लिक एएमपी का लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, जिससे क्लोरीन आयन का इफ्लक्स होगा एंड वाटर इंटू द गट देयरबाय कॉज़िंग द सीवियर डायरिया होता है कॉलरा में, ठीक? बट यहाँ पे जो आपका एक जो डिफरेंट टॉक्सिन होता है, जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन होता है, जो कि वूपिंग कफ कॉज़ करता है। पर्ट्यूसिस से वूपिंग कफ होता है। ये सभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप इसी के साथ उनको याद करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि एडीपी राइबोसाइलेशन ज़रूरी होता है, लेकिन आफ्टर अल्फा सेलुलर जी इन्हिबिटरी प्रोटीन्स का। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमेशा इनएक्टिव कंडीशन में रह जाता है, जिससे वो एक्टिव नहीं हो पाता है। तो चूँकि मैंने बताया है कि सेल्स में हमेशा एक बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना के केस में क्या हुआ कि वो क्या हुआ आपका जीटीपी बाउंड कंडीशन में रहेगा, जिससे क्या हुआ वो एक्टिव रह गया, राइट? एक्टिव रह गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और जब ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के केस में क्या होता है कि वो जीडीपी बाउंड स्टेज में है और वो एक्टिव ही नहीं हो रहा है। तो ये जो जो होती हैं ये मतलब ये जो कोलेरा का जो इन्फेक्शन होता है तो उस केस में इनका रोल होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इनका रोल आपको देखने को मिलता है सच एज़ फैट सेल, एक्टिवेट रिस्पॉन्स इन मल्टीपल हार्मोन, इसके अलावा मतलब बोन डेवलपमेंट, इसके अलावा मेंटल एब्नॉर्मैलिटी, इन सब चीज़ों में इनका रोल होता है। बेसिकली ये वर्क कैसे करते हैं, आप इस फिगर से यहाँ पे सिंपल वे में यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एटीपी मॉलिक्यूल है, एटीपी है, ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पे सबसे पहले एडेनाइल साइक्लेज़ एंजाइम आएगा, जो क्या करेगा साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन साइक्लिक एएमपी क्या करेगा आपका सेकेंडरी मैसेंजर के तरीके काम करेगा, बट साइक्लिक एएमपी जो होगा उसको भी डिग्रेड कर दिया जाएगा, राइट? मतलब
जब इसका काम हो जाएगा तो इसको डिग्रेड करना होगा, अभी डिग्रेड करने वाला एंजाइम कौन-सा होगा? फॉस्फोडाइस्टरेज़ होगा, जिससे क्या बनेगा 5 प्राइम एएमपी बनेगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, बाकी अगर आपको अभी तक यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो बस मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने जो यहाँ पर सीखा कि जी प्रोटीन जो है वो आपका अल्फ़ा, बीटा, गामा सब यूनिट है, जब एक्टिव होता है तो जीटीपी में बाउंड हो जाता है, अल्फ़ा डिसोसिएट हो जाती है, जीपीसीआर 7 टाइम रिपीट होता है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फर्दर क्या होता है, ये 2 तरीके के होते हैं, या तो ये जी इन्हिबिटरी काम करते हैं, स्टिम्युलेटरी काम करते हैं, मीन्स जब आपका साइक्लिक एमपी एक्टिव होगा। साइक्लिक एएमपी एक्टिव कैसे होगा? वहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज़ एंजाइम काम करेगा जो कि साइक्लिक एएमपी को बनाएगा, साइक्लिक एएमपी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कौन करेगा? फॉस्फोडाइस्टरेज़ करेगा, राइट? इसके अलावा यहाँ पे 2 मेडिसिनली टर्म में हमको इम्पोर्टेंट बातें पता चली, जहाँ पे कॉलरा टॉक्सिन के बारे में जाना हमने और पर्ट्यूसिस के बारे में जाना। तो कॉलरा और पर्ट्यूसिस में क्या है? यहाँ पे एटीपी राइबोसाइलेशन जो उसकी एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर जी प्रोटीन जो है वो जीटीपी बाउंड कंडीशन में एक्टिव रह जा रहा है और पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में क्या हो रहा है वो जीटीपी बाउंड कंडीशन में इनएक्टिव रह जा रहा है। तो इस तरीके से आप इन बातों को याद रखेंगे। अब हम फर्दर देखते हैं कि साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज मीडिएट मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ साइक्लिक एएमपी। तो यहाँ पे ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे एक साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है, जो कि बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये काइनेज जो आपके होते हैं, ये आपके सीरिल थ्रियोनीन काइनेज होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बाकी ये एक चार्ट दिया हुआ है कि सम हार्मोन इंड्यूस्ड सेल रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय साइक्लिक एएमपी के तहत जो काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका बोन के केस में जो आपका पीटीएच हार्मोन होता है, वो इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा ये चार्ट अगर आप ये लर्न कर सकते हैं तो इसमें लर्न कर लीजिएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे आपको दिए गए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक्चुअली में होता कैसे है, तो इसको हम सिंपल फिगर से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है आपका प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है, एक्टिवेटिंग एंजाइम जिसको आप पीकेए बोलते हैं, ठीक है? प्रोटीन इसको सॉरी साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज इसको बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं, राइट? इसकी 4 सब यूनिट होती हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। 4 सब यूनिट होती हैं, 2 रेगुलेटरी होती हैं और 2 ये आपकी रेगुलेटरी 2 सब यूनिट हो गई और ये 2 आपकी कैटालिटिक सब यूनिट हो गई। तो जैसे ही इसके साइक्लिक एएमपी बाइंड कहाँ पर करेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है कि रेगुलेटरी सब यूनिट पे बाइंड करेगा, जिससे कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिव हो जाती है। बस इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आप इसमें अगर आपके पास इस बुक का पीडीएफ होगा तो आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। बाकी जो मेन चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है, ये कैसे एक्टिव होता है। मतलब क्या है कि जब साइक्लिक एएमपी आपकी बॉडी में फॉर्मेशन हुआ, तो स्टोरी कहाँ से आई? जी प्रोटीन एक्टिव हुआ, जी प्रोटीन ने क्या किया? एडेनाइल साइक्लेज़ को एक्टिव किया, एडेनाइल साइक्लेज़ ने एटीपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन किया। अब साइक्लिक एएमपी जो होता है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, तो प्रोटीन काइनेज जो होते हैं उनके 2 4 सब यूनिट होती है, 2 रेगुलेटरी, 2 कैटालिटिक। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएँगे कि कितने यूनिट्स होते हैं? तो R2C2 इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ रेगुलेटरी सब यूनिट पर जाके बाइंड करेगा और कैटालिटिक सब यूनिट पर क्या होगा ये एक्टिव हो जाएँगी। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे और देख लेते हैं, ये बड़ा-सा एक फिगर बनाया गया है जहाँ पे ये पूरी प्रोसेस को समझाया गया है कि जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल आया, आपका जीपीसीआर एक्टिव हो गया, जीपीसीआर एक्टिव हुआ तो आपका क्या हुआ जी प्रोटीन जो था वो जीटीपी बाउंड कंडीशन में आ गई। चूँकि ये साइक्लिक एएमपी के तहत काम कर रहा है तो एडिनाइल साइक्लेज़ एक्टिव हो गया, एडिनाइल साइक्लेज़ एक्टिव हो गया तो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हुआ। साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हुआ तो जो आपका इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए होता है, वो यहाँ पर एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि बहुत सारे प्रोटीन काइनेज सी वगैरह भी होते हैं, बट आप इसको मेमोराइज़ इस तरीके से कर लीजिएगा कि ये साइक्लिक एएमपी, ए का ए और प्रोटीन काइनेज का ए, तो आप शायद इसमें नहीं भूलेंगे, कन्फ्यूज़ होंगे। अब जैसे ही ये प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होता है, ये साइटोसॉल से न्यूक्लियस के अंदर आता है। न्यूक्लियस में आने के बाद ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज जो होता है, ये क्रेब डोमेन पर जाके बाइंड करता है। बेसिकली क्रेब जो होता है वो आपका ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन्स होता है, साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट को एक्टिव करता है जिससे फर्दर जीन ट्रांसक्रिप्शनल होती है। तो आप इस फिगर को यहाँ पे आप समझ सकते हैं द बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर को एक्टिव किया, जी स्टिम्युलेटरी था, राइट? राइज़ होने से क्या हुआ? प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हुआ। प्रोटीन काइनेज ए जो होता है वो क्रेब को फॉस्फोराइलेट करता है।
जैसे ही वो यहाँ पर फॉस्फोराइलेट होता है, वैसे ही आपका साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट जो होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इसको बताइएगा, बाकी इसके कुछ और रिमेनिंग पार्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।